गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विजन के 25 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द ARCI डेवलप कोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट फॉर मेटल एयर बैटरी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी अंडर GS3। फाइन। तो ARCI की फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटीरियल्स, जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ द DST का। फाइन। तो अभी आपको पता है क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, सोर्सेज की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है न्यू एनर्जी डिवाइसेस पे, सो दैट हम क्या कर सकें, मतलब कि मेटल एयर बैटरी को डेवलप कर सकें। फाइन। सिंपल बात यही है कि हमें क्या करना है, मेटल एयर बैटरी को डेवलप करना है और उसके लिए हमें क्या करना है, डिफरेंट न्यू एनर्जी डिवाइसेस को डेवलप करना है और उसी के ऊपर रिसर्च चल रही है। फाइन। तो जो मेटल एयर बैटरी होती है एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जिसमें मेटल की नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है, एयर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। देखो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जो मेटल यूज़ होता है, देखो मेटल एयर बैटरी है तो उसका मतलब कुछ मेटल यूज़ होता है। कौन कौन से मेटल यूज़ होता है, हाँ ये नाम याद रख सकते हो आप, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। क्योंकि बेसिकली 5 मेटल्स के नाम बताएं तो हाँ, तो आपके 5 मेटल्स के नाम याद कर सकते हो। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, ये आपको ज़्यादा मतलब कि बैटरी ज़्यादा रेंज तक दे सकती है, 400 किलोमीटर तक। इसके अलावा जो इसमें मेटल्स यूज़ किए सकते हैं, किए जा रहे हैं, जैसे 5 मेटल्स, उनको रिसाइकिल भी किए जाते हैं और इनको इवन के इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले क्या है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स या जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें एज अ पावर सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। इवन कि जहाँ पे एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे बैटरीज हो गई, तो क्योंकि ये बैटरी है तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम एनर्जी को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में। फाइन। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले क्या है, ये लिथियम आयन बैटरी, जैसे आपके मोबाइल में, लैपटॉप में बेसिकली कौन सी बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं और ये आप बार बार चार्ज करते रहते हो। फाइन। तो ये जो बैटरीज होंगी वो रिचार्ज आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इसमें नोबल मेटल्स यूज़ होते हैं एज अ कैटलिस्ट, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा क्या है, क्योंकि जो बैटरी है, जो ये मेटल है, एयर बैटरी है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इसमें कोरोजन आ सकता है, जंग आ सकता है। इसके अलावा जो भी ARCI है उन्होंने क्या किया है, कोस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है एक पॉलीमर को यूज़ करके, दैट इज़ अ स्पीक। आपका हिसाब से डायरेक्ट पूछ सकते हैं स्पीक क्या है, मतलब विदाउट इसको ये देखे कि सल्फोनेटेड पॉली ईथर कीटोन, मतलब कि इसकी फुल फॉर्म दिए बिना ये पूछ सकते हैं स्पीक है क्या। तो यू शुड नो कि स्पीक एक पॉलीमर है जिसके थ्रू हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रो कैटलिस्ट को जनरेट किया। इससे क्या होएगा, एक हायर एनर्जी एफिशिएंसी हम प्रमोट कर सकते हैं और स्टेबल चार्ज डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक होगी। फाइन। मतलब कि आप उसको बार बार चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक मेटल होंगे, जो मेटल आयंस होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल आयंस में नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या चार्ज फ्लो होगा और इस तरह से क्या ये बैटरी काम करेगी। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पे चढ़ते हैं। इंडिया अफ्रीका ट्रेड ऑन डिक्लाइन इन 2020-2021। तो गाइस क्योंकि ट्रेड की बात है तो ये हमारी इकोनॉमी में कवर होगी अंडर GS3। अभी क्या है, रिसेंट रिपोर्ट है ये बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो उसमें बताएगी जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है या फिर अफ्रीका को इंपोर्ट करती है, अफ्रीका से जो इंपोर्ट आते हैं वो, मतलब कि हमारी जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है वो कितना हुआ है, $27.7 बिलियन, ठीक है। और इम्पोर्ट्स हुए हैं $28.2 बिलियन, जो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है 4.4% के एक्सपोर्ट में, और इम्पोर्ट में भी 25% डिक्रीज़ हुआ है ओवर द प्रीवियस ईयर। इम्पैक्ट क्या, मतलब कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है इंडिया और अफ्रीका में जो ट्रेड है वो डिक्लाइन क्यों हो रहा है? ऑफकोर्स कोविड-19 का इम्पैक्ट आया अफ्रीका में। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, USA से यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, जो क्या कर रही है, अफ्रीका मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, कॉन्टेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया की मार्केट को असेस नहीं मिल रहा है। इसके अलावा क्या है, इंडिया अफ्रीका के खुद के जो मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन, ओस्टिक सोर्सेज हैं वो उसकी वजह से क्या कर रहा है, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मतलब कि और कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या है, इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में वो भी घटे। ऑफकोर्स अब इंडिया इन्वेस्टमेंट घटाएगा तो वहाँ पे उसका इंडिया की उतनी हेजमनी नहीं रह पाएगी। फाइन। तो इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में 2020-21 में और उन मुकाबले एज कम्पेयर 2019-20 वो भी डिक्रीज़ हुई है। 2019-20 में अबाउट $3.2 बिलियन थी, जो डिक्रीज़ होकर $2.9 बिलियन है क्या। इसके अलावा पिछले 25 साल में अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट देखें वो बहुत ही हमने कम करी है, मतलब कि जितना चाइना ने किया है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट, उसके मुकाबले हमने ओनली 1/3 इन्वेस्टमेंट करी है पिछले 25 साल में। अब हमने स्टेप्स क्या लिए गए हैं सो दैट हम इंडिया और अफ्रीका के ट्रेड को दोबारा रिवाइव कर सकें।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोविड-19 ईरा में जो भी इंडस्ट्री जो चैलेंजेस फेस कर रही हैं, जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अफ्रीका से हेल्थ स्पेस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में कोलैबोरेशन को बनाएंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल ग्रांट्स हम प्रोवाइड करेंगे या अफ्रीका को कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इंडिया और इसके जो इंटरनेशनल एलीज हैं उनमें क्या करेंगे, कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। मतलब कि इंडिया और अफ्रीका और साथ में इंडिया के जो अच्छे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उनका गुड रिलेशंस है, उनके साथ हम क्या करेंगे, अफ्रीका की क्या बनाएंगे, रिलेशंस अच्छे बनाएंगे, सो दैट जो अफ्रीका में चाइना की हेजमनी हम उसको काउंटर कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम डेवलपमेंट फ्रेंडली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है 18th मीटिंग ऑफ द मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड। फाइन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में जाएगी, देखो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की बात हो रही है। तो गाइस ये जो हमारा इकोनॉमी में कवर होगा। फाइन। तो जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है एक एडवाइजरी बॉडी है जिसको 1997 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसके सेक्टर में, अब आप नाम से समझ आ रहे हो, मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करने के लिए। ठीक है। इसका एम ये कि हमें क्या करना है, जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं और नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनको हम इंटीग्रेट डेवलप करना है। ये नहीं कि सिर्फ हम डेवलप सिर्फ मेजर पोर्ट को करते, नॉन जो मेजर पोर्ट उनको इग्नोर करते, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इंटीग्रेटेड वे में डेवलपमेंट करनी है। इसके अलावा जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उन्होंने फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज वो इसके चेयरमैन है। फाइन। इस मीटिंग के इसमें क्या हुआ, एक ड्राफ्ट आया है इंडियन पोर्ट्स बिल 2021 जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ जो पावर्स हैं रिलेटेड टू माइनर पोर्ट्स उनकी पावर्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू किसको, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। फाइन। मतलब सिंपल बात ये है कि जो अभी जो माइनर पोर्ट्स हैं उनको जो मैनेज करता है उसकी जो भी पावर्स हैं हम वो किसको देंगे, हम मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को देंगे। ठीक है। जो अभी तक पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास थी एज पर जो अभी तक जो एग्जिस्टिंग इंडियन पोर्ट एक्ट 1900 एक्ट का, मतलब कि माइनर पोर्ट्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अब तक स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। अभी ये जो हम एक्ट को 2020 के साथ था तो इससे जो ये पावर है वो हम किसको दे देंगे, MSDC को दे देंगे। इसके अलावा सेवरल कन्वेंशंस है रिलेटेड टू सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, वो भी हमने क्या किया है, इंडियन पोर्ट बिल 2021 में इनकॉर्पोरेट किया है, इंक्लूड किया है, सो दैट हम क्या करें, जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ हम इन सभी रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। इसके अलावा क्या, काफ़ी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, आपको पता है हमारी 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, उन्होंने इस बिल को अपोज किया क्योंकि उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं क्या है, जो हमारे स्टेट्स के पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगी। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो किसके पास चली जाएगी, MSDC के पास चली जाएगी। अब इश्यूज़ क्या है हमारे शिपिंग सेक्टर में, सबसे पहले क्या, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, पोर्ट में बहुत ज़्यादा डिले होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बिकॉज वहाँ पे जो वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, मैकेनिकल हैंडलिंग अच्छी नहीं है और स्किल्ड मैन पावर की वहाँ पे कमी है। इस तरह हमने क्या रिसेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम अपने इंडिया के शिपिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें। सबसे पहला फ्लोटिंग जेटीज फॉर मैराइन ऑपरेशन एंड सी प्लेन सर्विसेज, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसमें हम क्या करेंगे, 150 फ्लोटिंग जेट जो कि इंडियन कोस्ट लाइन में है उनको डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके थ्रू, सागरमाला, आपको पता है भारतमाला नेशनल हाईवे के लिए चल रहा है, सागरमाला किसके लिए चल रहा है, हम अपने मैरीटाइम को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, तो ये सब कुछ चल रहा है सो दैट हम अपने मैरीटाइम सेक्टर या शिपिंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है टोबैको कंट्रोल नीड्स टू बी परस्यूड लाइक मिशन एंड आ सोशल मूवमेंट, मिनिस्टर फॉर फैमिली एंड हेल्थ अफेयर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, एक सर्वे है दैट इज़ द ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया। इस सर्वे के अकॉर्डिंग तो इंडिया में जो लोग टोबैको यूज़ करते हैं वो यूज़र्स 27 करोड़ से भी ज़्यादा है। हाउएवर जो टोबैको का यूज़ है वो 2016-17 के कंपैरिजन, आई मीन 2009-10 के कंपैरिजन घटा है। मतलब 2009-10 में जो टोबैको यूज़र्स थे वो 34.6% थे, जो घट के 2016-17 में 28.6% रह गए। अब आपको पता है टोबैको एक बहुत बड़ा कोज है ऑफ डेथ एंड डिजीज़ इन द वर्ल्ड, जो लोगों को, मतलब कि जितने भी लोग जो टोबैको को यूज़ कर रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ये मार देता है। फाइन। इसके अलावा इनिशिएटिव्स क्या लिए गए इंडिया ने, हम क्या करते हैं, ODTWHO का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है उसका हमने पार्टी है, उसके मेंबर हैं, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, सो दैट हम क्या कर सकें, जो टोबैको एपिडेमिक है उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी जिसका एम ये था कि हमें 2025 तक टोबैको के इस्तेमाल को 30% डिक्रीज़ करना है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट आपको देखा ना उसमें वार्निंग होती है, तो 85% एरिया पे हमने क्या करा है, टोबैको प्रोडक्ट्स की वार्निंग को कवर किया हुआ है।
इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 आई थी और हमने पढ़ा भी था, जिसमें हम ई सिगरेट्स को क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ डिस्प्ले एंड यूज ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इन फिल्म एंड टेलीविजन, मतलब कि फिल्म या टेलीविजन में आपने देखा होगा जैसे शो करते हैं क्योंकि सिगरेट पी रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो उसके नीचे स्पेशली एक लाइन आ जाती है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, तो उनको ये रेगुलेशन है जो वो फॉलो करती हैं। अब ये क्या क्या रिकमेंडेशन है जिसमें हम तंबाकू यूज़ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले सोसाइटी को टोबैको को डिस्करेज करना चाहिए अमंग द यूथ स्पेशली, ठीक है। स्कूल्स में हमें अवेयरनेस रेस करनी चाहिए, बिकॉज हर चीज़ जो होती है वो एक एज से स्टार्ट होती है ना, तो वही 13, 14, 15 साल से शुरू होती है। तो स्कूल्स में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि निकोटीन या टोबैको यूज़ से क्या ज़्यादा डेंजर हो सकते हैं। फिल्म, टेलीविज़न, ड्रामा प्रोडक्शन कंपनीज़ को हमें उनको कसम दिलवानी चाहिए कि उन्हें अपनी फिल्म्स में या को भी टोबैको और ई सिगरेट के यूज़ को डिपिक्ट ना करवाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल जैसे जो ब्रांड एम्बेसडर्स है जैसे अजय देवगन हो गया है ना, तो उन सेलिब्रिटीज या सोशल इन्फ्लुएंसर्स को उनको भी हमें ये बोलना चाहिए कि आप जो भी टोबैको इंडस्ट्रीज़ या निकोटीन को ब्रांड एम्बेसडर्स हैं तो उनको उसको डिस्करेज करना चाहिए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स यूरोप विद द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में करोगे अंडर जीएसटी। देखो जो वेस्टर्न विंग है किसकी, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, वो ऑपरेशन होगी जिसमें हम क्या करेंगे, और ये पहला रेल कंसाइनमेंट है, मतलब कि रेल जाएगी कहाँ से, फिनलैंड से इंडिया आएगी, ठीक है। तो ये जो रेल है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है, नियर अबाउट 7200 किलोमीटर लॉन्ग है, जो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सनबर्ग में बाय इंडिया एंड रशिया एंड ईरान। फाइन। तो ये तीनों कंट्रीज़ के नाम आपको याद रखना। देखो इसकी जो मेंबरशिप थी इसका एम यही था कि इसमें हमने, और देखो स्टार्ट जब 2000 में हुई थी तो 3 कंट्रीज थी, इंडिया, रशिया, ईरान, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी मेंबरशिप है वो एक्सपेंड होती रही और इसमें और कंट्रीज़ ने अपने आप को पार्ट बनाया, जैसे अजरबैजान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, सीरिया, बेलारूस और ओमान, ठीक है। इसके अलावा जो ये कनेक्टर है या जो कॉरिडोर है वो इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा, रशिया से, इवन कि ये बाल्टिक, नॉर्डिक और आर्कटिक रीजन से भी कनेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। फाइन। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए इस कॉरिडोर का, सबसे पहले इकोनॉमिक, मतलब कि ऑफकोर्स हमें पैसे इससे जो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की वो 30% तक कट जाएगी। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा सुएज़ कैनाल, क्योंकि अभी तक जो मैक्सिमम जो हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय सी होता है, तो अगर हमारा बाय वो, क्योंकि और गुड्स तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन टाइम घटेगा अगर हम रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा और ऑफ कोर्स कॉस्ट भी बचेगी। इसके अलावा रीजनल सप्लाई चेन्स पे हम क्रिएट कर सकते हैं अक्रॉस यूरेशिया, मतलब जरूरी थोड़ा यहाँ से यहाँ आए कि डायरेक्ट बीच में भी तो कहीं रुक सकती हैं। फाइन। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मार्केट एसेस और ज़्यादा इंक्रीज होगा क्योंकि न्यू मार्केट्स क्रिएट होगी। इसके अलावा हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसमें अलाउड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या ये कहीं ना कहीं इंडिया का, क्योंकि आपको पता है ना चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, उसका एक काउंटर हो जाएगा। इसके अलावा हम सेंट्रल एशिया में स्मूथली असेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिंक करते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को टू एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव इन सेंट्रल एशियन रीजन, जैसे BSEC हो गया या फिर अशबात एग्रीमेंट हो गया, तो इससे हम इंडिया क्या कर सकता है, अपने ट्रेड लिंकेज और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने जो अशबात एग्रीमेंट है उसको 2018 में ज्वाइन किया था। तो कैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज़ अशबात एग्रीमेंट। फाइन। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से किसको कनेक्ट कर रहा है, फिनलैंड को इंडिया से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज़ द छोटी छोटी न्यूज़ अपनी अग्नि प्राइम। अभी क्या है जो DRDO है वो अपनी न्यू मिसाइल अग्नि प्राइम को टेस्ट करने वाला है, जो कि अग्नि 1 मिसाइल का एडवांस वर्जन है। जो अग्नि प्राइम है शॉर्ट सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, सरफेस टू सरफेस है, पूछ लिया जाता है सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर होगा और इसमें एडवांस फीचर होंगे एजिलिटी और रोड मोबिलिटी का। इसके अलावा 1000 किलो तक का ये वजन को झेल कर सकता है, लोडिंग कर सकता है। जो डबल स्टेज मिसाइल होगी वो लाइटर होगी और मच स्लीकर दैन इट्स प्रीडिसेसर अग्नि 1। इसके अलावा जो अग्नि 1 है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस, इसके बारे में हम अग्नि 1 की बात कर रहे हैं, ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल थी। इसकी जो रेंज थी वो 700 किलोमीटर थी और जो अग्नि प्राइम की कितनी है, 1000 से 1500 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट सीबर्ड। अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अभी ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है अंडर प्रोजेक्ट सीबर्ड उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू किया। ये क्या है, जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है, ये देखो सी का नाम से समझ में आ रहा होगा, ये नेवल, देखो सी बर्ड, कहीं लगेगा कि यार कोई स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए कोई ऐसा वो ना हो, नहीं, ये क्या है, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मतलब कि नेवल नेवी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। फाइन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को लगेगा कि इस स्पीसीज़ की प्रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट है, पर नहीं, इट इज़ द लार्जेस्ट नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर इंडिया। जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है इसमें हम क्या करेंगे,
नेवल बेस को क्रिएट करेंगे कहाँ पे, कर्नाटक के कारवार और ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही कंप्लीट हो गया तो ये इंडियन नेवी का हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट नेवल बेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं वेस्ट कोस्ट में, और लार्जेस्ट नेवल बेस ईस्ट सुएज कैनल के ईस्ट में हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कैनल। अभी क्या है, जो इंदिरा गांधी कैनल की रिपेयर और लाइनिंग है वो पूरी करके गई है रिकॉर्ड टाइम में। ये कंट्री का लॉन्गेस्ट कैनल है जो वेस्टर्न राजस्थान के डेजर्ट लैंड को इरिगेट करता है विद हिमालय के वाटर से, एंड ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है टू दिस एरिया। फाइन। तो ओरिजिन जो इस कैनाल का वो हरिके बरीज है जो पंजाब में सिचुएटेड है, और वो क्या करता है, राजस्थान मतलब कि राजस्थान क्या करता है, जो रावी ब्यास रिवर का जो सरप्लस वाटर है उसको क्या करता है, यूज़ करता है। कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में हम पढ़ लेते हैं। ब्लैक सी, रशिया ने क्या किया, कुछ वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर में ब्लैक सी में। ब्लैक सी आपको पता है कि साउथ ईस्टर्न यूरोप और एटलटोले पेनिनसुला के इंटेंसिटी है। ये करता है अटलांटिक सी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन और एगेन सी से एंड थ्रू वेरियस स्टेट्स। आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस। बोस्पोरस स्टेट क्या करता है, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्टेट्स हर एक कॉन्टिनेंट के याद होने चाहिए। और जो स्टेट ऑफ डांडलेस है वो क्या करता है, ब्लैक सी को कनेक्ट करता है एजियन सी से थ्रू द मेडिटेरियन सी। इसके अलावा नॉर्थ में ये सी ऑफ एजेव को कनेक्ट करता है बाय द कर्च स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा जो स्टेट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी सेक्शन ऑफ व्यू से। सॉरी। कुछ पर्सन से न्यूज़ में हम जरा देख लेते हैं। कबीर जी, कबीर वॉज अ फेमस पोइट्स एंड सोशल रिफॉर्म, आपको पता ही होगा। ये जो बोर्न हुए थे 1440 में, ठीक है। इनको ये कभी भी किसी को डिस्टिंक्ट नहीं करते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे कास्ट के बेसिस पे, और ये क्या करते थे, मतलब कि मूर्ति पूजन के अगेंस्ट थे, और ये हिंदूज मुस्लिम दोनों को क्रिटिसाइज़ करते थे उनके रिचुअल्स कस्टम की वजह से। ये इनको मैन इसलिए माना जाता था उनकी पोएम्स की वजह से। जो इनकी पोइट्री थी वो हिंदी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी, उर्दू, पर्शियन, मारवाड़ी, इन सबका मिक्सचर था। कबीर दास की जो राइटिंग्स है उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है भक्ति मूवमेंट पे, और काफ़ी ज़्यादा टाइटल्स इंक्लूड है जैसे कपूर ग्रंथावली, अनुराग सागर बीजक, साखी ग्रंथ, ठीक है। इनका जो मेजर पार्ट है वो 5th सिख गुरु अर्जन देव जी के द्वारा कलेक्ट किया गया। फाइन। तो कैसे यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।